हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर हम उन टॉपिक को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या वो टॉपिक हमको समझ में नहीं आता है तो हम उनको नहीं पढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि जिन टॉपिकों से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो टॉपिक को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उन टॉपिक को हम बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। इसी के क्रम में हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आज के वीडियो की, तो आज से पहले हमने कल एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसमें हमने 100 क्वेश्चनों के ऊपर बात की थी। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम फिर से 100 क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। इस हिसाब से जो 200 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 के एग्ज़ाम में, वो पूरा पेपर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो हिस्ट्री का पेपर था, जिसके अंदर मॉडर्न, मिडेवल और एंसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे थे, उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, जो हम कल पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का पेपर जिसमें हम बात करने वाले हैं वो एंसेंट हिस्ट्री का पेपर है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन पूछे गए थे एंसेंट हिस्ट्री से, जिसके 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी तरह के एग्ज़ामों के लिए, NTUGC नेट, TGT एग्ज़ाम, PGT एग्ज़ाम और ख़ास करके MP असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भर्ती आने वाली है सितंबर में, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए। तो जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से MP के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनको लेकर ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन यही है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय गवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहां हम इन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। तो कल तक हमने 100 क्वेश्चनों के ऊपर बात की थी। आज हम 101 क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारे पूरे 200 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो MP असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पाटलिपुत्र का औषधालय उस समय के विश्व के औषधालयों में सर्वश्रेष्ठ था। तो पाटलिपुत्र के जो औषधालय था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की है। तो किस विद्वान ने ये बताया था? फाहियान ने, ह्वेनसांग ने, मेगास्थनीज ने या चाणक्य ने? तो दोस्तों, अगर हम सही उत्तर की अगर बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर की अगर हम बात करें, तो फाहियान को यहाँ पे सही उत्तर माना गया है। अगर हम बात करें फाहियान की, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जो गुप्त वंश का शासक था, उसके दरबार में नहीं, मगर उसके राज्यकाल के अंदर ही आया था। और इसने भारत के अंदर घूम फिरकर बौद्ध स्थलों से रिलेटेड या बौद्ध स्थानों से रिलेटेड जितनी भी जो जगहें थी और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, वो सारी चीज़ों के इसने अध्ययन किया और यहाँ के बारे में लिखा, और भारतीय समाज के बारे में लिखा, मध्य देश के बारे में जानकारी दी। बस भारत की राजनीति की जानकारी को छोड़कर सारी जानकारी इसने दी है। इसके बाद बात करते हैं हम ह्वेनसांग की। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत के अंदर आया था और इसने भी वही सारी जानकारियाँ दी है जो फाहियान ने दी है। नालंदा के बारे में जानकारी इन्होंने एक्स्ट्रा दी है। इसके अलावा फाहियान की जो महामोक्ष परिषद हुई थी उसकी अध्यक्षता भी इसने की है। और इसके अलावा फाहियान के ह्वेनसांग ने कश्मीर के बारे में भी जानकारी दी है। दक्षिण भारत के जो शासक था, पल्लव वंश के शासक, चालुक्य वंश के शासक, इन सब के बारे में भी जानकारी ह्वेनसांग ने दी है। अगर मेगास्थनीज की बात करें, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये यूनानी शासक का ये राजदूत के रूप में भारत के अंदर आया था। और इसने भी भारत के बारे में, तत्कालीन समाज के बारे में, तत्कालीन राजनीति के बारे में, इन सब के बारे में, प्रशासन, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। मगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी है। न फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी दी है, न मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद चाणक्य की अगर बात करें दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में था।
और चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जो तत्कालीन राजनीति के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी देती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस स्थान को अशोक ने कर मुक्त कर दिया था? तो अशोक ने किस स्थान को कर मुक्त कर दिया था, देख लेते हैं। सारनाथ, लुम्बिनी, पावापुरी या कपिलवस्तु? तो दोस्तों लुम्बिनी में जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, वहाँ पे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ से भागबली नामक करों को मुक्त कर दिया था। और जो वहाँ का कर था उसको 1/6 से बढ़ाकर 1/8 कर दिया था। मतलब 1/8 यानी कि कर के अंदर कटौती कर दी थी। सब जगह से 1/6 भाग लिया जाता था, मगर लुम्बिनी के अंदर से 1/8 भाग लिया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ से लुम्बिनी के अंदर जो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इस वजह से यहाँ पे ये किया था। और किस वर्ष इन्होंने यहाँ की यात्रा की थी? तो अशोक ने यहाँ पे अपने शासनकाल के अपना राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की थी। और रुम्मनदेही अभिलेख यहीं पे मिला है, जिसके अंदर इस बात की जानकारी मिलती है। सारनाथ की अगर बात करें तो सारनाथ के अंदर पहला धर्म चक्र परिवर्तन अगर माना जाए, पहला प्रथम जो उपदेश दिया है गौतम बुद्ध ने सारनाथ के अंदर दिया था। नालंदा में कितने छात्रों के ऊपर एक शिक्षक था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। 10, 12, 15 या 20? तो दोस्तों 10 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक को नियुक्त किया गया था। और बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसके साथ धर्मपाल का नाम भी जुड़ा हुआ है और हर्षवर्धन का नाम भी नालंदा विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है। पाल वंश के शासकों के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य प्रणाली को संचालित किया जाता था। और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। मेरुतिंग की प्रबंध चिंतामणि निम्नलिखित में से किस वंश का वर्णन करती है? चौहान वंश का, गुर्जर वंश का, चंदेल वंश का या परमार वंश का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा परमार वंश का। और परमार वंश का सबसे ज़्यादा फेमस शासक है भोज परमार, जिसने युक्ति कल्पतरु की रचना की है। और धारा नगरी के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय को इन्होंने स्थापित किया था। तो कई सारे कारनामे भोज परमार के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कर्णवती नगर निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था? चालुक्य वंश, परमार वंश, चौहान वंश या चंदेल वंश? तो ये चालुक्य वंश के द्वारा, जो गुजरात के जो चालुक्य वंश शासक थे उनके द्वारा कर्णवती नगर को स्थापित किया गया था। वैसे अगर चालुक्य की अगर बात करें दोस्तों, तो एक तो गुजरात के चालुक्य हैं, एक वातापी के चालुक्य हैं जो पुलकेशिन द्वितीय वगैरह उस वंश में आते हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रकूट वंश आ जाता है। फिर उसके बाद कल्याणी के चालुक्य आते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य में तेलव द्वितीय वगैरह ये लोग आते हैं, विक्रमादित्य वगैरह। इसके बाद एक वंश और आता है जो पूर्वी चालुक्य होते हैं, जिनको वेंगी के चालुक्य वंश कहा जाता था। इस तरीके से 4 चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले वातापी के चालुक्य, फिर उसके बाद वेंगी के चालुक्य, फिर उसके बाद कल्याणी के चालुक्य, फिर सबसे अंत में गुजरात के चालुक्य वंश। जय सिंह, सिद्धराज वगैरह जो थे कल्याणी ये गुजरात के चालुक्य वंश के माने जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? तो ये जैन तीर्थंकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ। तो उनके पिता के नाम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सिद्धार्थ, अश्वघोष, अश्वसेन या बालभद्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा अश्वसेन, जो बनारस के राजा थे, काशी के राजा थे अश्वसेन। और पार्श्वनाथ के पिता थे। आपको ये बताना है दोस्तों, ये तीर्थंकर जो थे जैन तीर्थंकर, ये किस नंबर के तीर्थंकर थे, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। पार्श्वनाथ का क्रम कौन सा है तीर्थंकर में, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने शक शासक मिहिर कुल को बंदी बना लिया था और बौद्ध धर्म में के प्रभाव के कारण अपनी माता की सलाह पर उसने मुक्त कर दिया था? कुमारगुप्त प्रथम, नरसिंह गुप्त बालादित्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा नरसिंह गुप्त बालादित्य, जो मिहिर कुल को पराजित कर दिया था। और इस अपनी माँ के कहने पर इसने मिहिर कुल को छोड़ दिया था। फिर मिहिर कुल भागकर कश्मीर में चला जाता है और कश्मीर में जाकर अपना राजपाट स्थापित कर लेता है। और अगर नरसिंह गुप्त बालादित्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये परवर्ती गुप्त शासक जो हुए हैं, उत्तरकालीन गुप्त शासक, उनमें ये
गुप्त शासक को सबसे महान शासक माना जाता है, नरसिंहगुप्त बलादित्य को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख 4 वर्णों के स्तर, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य एवं विशेषाधिकारों में स्पष्ट रूप से भेद किया है? देख लेते हैं। मनुस्मृति, धर्मसूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति या ललित विस्तार। दोस्तों धर्मसूत्र के अंदर इस बात की जानकारी मिलती है। देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर का द्वार किस दिशा में है? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर आप सभी को पता होना चाहिए, प्रथम शिखर युक्त मंदिर माना जाता है गुप्त काल का। और प्राचीनतम, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राचीनतम शिखर युक्त मंदिर कौन सा है, तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। और इसी के अंदर रामायण के भित्ति चित्र के रूप में रामायण का चित्रांकन किया गया है और गुप्तकालीन मंदिर है। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा पश्चिम दिशा के अंदर इस मंदिर का द्वार है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय साहित्य में उल्लेखित कोसेई क्या था? मतलब कोसेई शब्द का यहाँ पे पूछा गया, कोसेई का अर्थ क्या था? रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र या तांबे का सिक्का? इसका राइट आंसर है दोस्तों रेशमी वस्त्र। इसका संबंध मौर्य काल से संबंधित ये शब्दावली है। कोसेई का संबंध में अगर आपसे मौर्यकालीन अगर व्यापार वाणिज्य अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। कोसेई का संबंध रेशमी वस्त्र से माना जाएगा। बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है? मौर्य काल से संबंधित बाघ की गुफाओं के बारे में पूछा गया कि संख्या कितनी है? 5, 7, 9, 15। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा 9 गुफाएं आपको बाघ की गुफाओं के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तैत्रीय संहिता में उल्लेखित कुशीद शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तैत्रीय संहिता के अंदर कुशीद शब्द का पूछा गया। ऋण, लोहा, ताम्र या यज्ञ? तो दोस्तों ऋण जो प्रदान करता है या ऋण प्रदान करने वाले को कुशीद कहा गया है। और जो ब्याज प्राप्त करता है उसको बेकनाट कहा गया है। ब्याज जो सूदखोर होता है दोस्तों उसको बेकनाट कहा गया है। और जो ऋण होता है उसे कुशीद कहा गया है। और तम्र को श्याम अयस्क, लोहे को श्याम अयस्क कहा गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि सेंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है? KUR कनेडी, MR सहानी, NN घोष और GF डेल्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा NN घोष। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शकों एवं पहलुओं के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? नहीं है बताना है, मतलब 3 इसमें स्रोत देते हैं और 1 नहीं देता है। नासिक का गुहा अभिलेख, जुन्नार का गुहा लेख, तख्ते बाह्य लेख, सुई विहार अभिलेख? तो दोस्तों सुई विहार अभिलेख जो है कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। इसके अंदर कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ संबंधित राजा दिया गया है और संबंधित राजवंश दिया गया है। तो विद्याधर का संबंध चंदेल वंश से है जो काफ़ी ज़्यादा प्रतापी शासक है। कुमारपाल का संबंध चालुक्य वंश से है जो गुजरात के चालुक्य वंश है। सिंधु राज का संबंध परमार वंश से है। और मुंज का शासक मुंज जो है मुंज का संबंध भी परमार वंश से है। तो इस हिसाब से दोस्तों इसके अंदर सिंधु राज वाला राइट माना जाएगा क्योंकि इनका संबंध प्रतिहार से नहीं है। यहाँ पे आपका परमार वंश माना जाएगा। इसके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन घेड़वाल वंश का शासक नहीं था? तो घेड़वाल वंश का शासक नहीं था मदनपाल, चंद्रदेव, विजय चंद्र या परमर्दी देव? तो दोस्तों परमर्दी देव का संबंध चंदेल वंश से है। परमर्दी देव जो है चंदेल वंश का शासक है जिसको पृथ्वीराज तृतीय ने इसको पराजित किया था। और आला उदल के बारे में आप अगर जानते हो तो आला उदल का जो युद्ध हुआ था, आला उदल परमर्दी देव की तरफ से लड़े थे पृथ्वीराज चौहान की, मतलब पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के मध्य युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के अंदर आला और उदल ने भी भाग लिया था। अगर हम बात करें दोस्तों घेड़वाल वंश के शासक की तो चंद्रदेव घेड़वाल वंश का प्रथम शासक यानी कि संस्थापक माना जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास तैयार किया गया है? मतलब किसने अशोक के अभिलेखों के ऊपर अपना पूरा इतिहास लिख दिया है? मतलब अशोक का इतिहास जो लिखा है उन्होंने अभिलेखों को आधार मानकर लिखा है। रोमिला थापर, DR भंडारकर, KS नीलकंठ शास्त्री या DD कौशाम्बी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा DR भंडारकर ने अभिलेखों को आधार मानकर अशोक का इतिहास लिखा है। इसके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाथा सप्तशती का लेखक
किस काल का है? गाथा सप्तशती का लेखक जो हाल है वो किसके राज्यकाल से संबंधित है दोस्तों? सातवाहन काल से, परमार वंश से, गुर्जर प्रतिहार वंश से या राष्ट्रकूट वंश से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा सातवाहन वंश का जो शासक है उनके दरबारी थे हाल, तो उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। मतलब सातवाहन वंश के जो शासक थे हाल, उन्होंने सातवाहन वंश के शासक ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। जातक कथाओं का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है दोस्तों, देख लेते हैं। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या सभी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा सुत्त पिटक के अंदर। सुत्त पिटक के अंदर जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। सुत्त पिटक के 5 भाग है, जिसमें भी सबसे अंत का जो भाग है उसके अंदर ये जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। और अगर सुत्त पिटक की रचना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की संकलन प्रथम बौद्ध संगति के अंदर हुआ था। इसका संकलन आनंद ने किया था, आनंद ने, और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था दोस्तों। इसके बाद अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगति के अंदर हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति के अंदर अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर भी बौद्ध कालीन मंदिर है। भोपाल, भिंड, जबलपुर, खरगोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा जबलपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्नौज पर हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश लिप्त नहीं था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के ऊपर राज करने के लिए, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था दोस्तों, देख लेते हैं। पाल, प्रतिहार, परमार या राष्ट्रकूट? तो दोस्तों इसके अंदर परमार वंश का कोई भी लेना देना नहीं था। पाल वंश के शासक भी इसमें सम्मिलित हुए थे, प्रतिहार वंश के भी सम्मिलित हुए थे, राष्ट्रकूट वंश के भी सम्मिलित हुए थे। और राष्ट्रकूट वंश के शासक एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने दक्षिण से जाकर उत्तर के अंदर अपनी राजनीति स्थापित की थी, मतलब राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार किया था। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर प्रतिहार वंश के शासकों को विजय प्राप्त हुई थी, मतलब अंत में जाकर प्रतिहार वंश के शासकों ने कन्नौज के ऊपर अधिकार कर लिया था। नचना कुटार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर किस जिले के अंदर है? पन्ना, खरगोन, सतना, अलीराजपुर? तो दोस्तों ये भी गुप्तकालीन मंदिर है, तो ये पन्ना जिले के अंदर स्थित है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। एरण अभिलेख निम्नलिखित में से किसे स्वराज्य क्षेत्रता कहा गया है? एरण अभिलेख जो भानुगुप्त का है दोस्तों, इसके अंदर किसे स्वराज क्षेत्रता कहा गया? एरण अभिलेख वो एक भानुगुप्त का अलग है, मगर एक ये देख लेते हैं किसका है। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या भानुगुप्त? तो इसके अंदर स्वराज क्षेत्रता जो कहा गया है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। और एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से भी है। इसी के अंदर दोस्तों सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य इसके अंदर माना जाता है। तो भानुगुप्त का जो सेनापति होता है उसकी हत्या हो जाती है, और उस मतलब युद्ध के अंदर उसका हत्या हो जाती है, और उस युद्ध के बाद उसकी पत्नी सती हो जाती है। तो उस सती की जानकारी एरण अभिलेख के अंदर मिलती है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक निम्न में से किसे माना जाता है? मदन कवि, हाल, विशाखदत्त या कृष्ण मिश्र? तो दोस्तों विशाखदत्त को माना जाता है, और इसके अंदर गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की बारे में जानकारी देवी चंद्रगुप्तम नाटक के अंदर मिलती है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के सतना जिला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अंदर? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के सतना जिला के अंदर भूमरा का शिव मंदिर स्थित है। इसके बाद मिलिंद पन्नों का लेखक कौन था? नागसेन, नागार्जुन, अश्वघोष या जैमिनी? तो इसका राइट आंसर है नागसेन को मिलिंद पन्नों का लेखक कहा जाता है। इसके अंदर मिनांडर और नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। और नागसेन का जो ग्रंथ है मिलिंद पन्नो, इसे महायान शाखा का ग्रंथ माना जाता है, और इसकी भाषा पाली है। पाली भाषा का ये ग्रंथ है मिलिंद पन्नो। इसके अंदर नागसेन और मिनांडर के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक रथ मंदिर नहीं है? तो जो पंचरत्न मंदिर बनाए गए हैं पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, जो रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है
सप्तरथ मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसकी संख्या 8 है। उसके अंदर पूछा गया कि कौन सा एक रथ मंदिर नहीं है, तो द्रौपदी रथ, यशोदा रथ, धर्मराज रथ या गणेश रथ। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों यशोदा रथ के नाम से कोई भी रथ मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा मामल्लपुरम में, महाबलीपुरम में इसका निर्माण हुआ है। और अगर हम बात करें दोस्तों सबसे बड़े रथ मंदिर की, तो धर्मराज मंदिर जो है, धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा रथ मंदिर माना जाता है। और सबसे छोटा रथ मंदिर अगर पूछे आपसे तो द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा रथ माना जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक आदर्श विवाह माना गया है? तो विवाहों के भी कई सारे प्रकार है, तो सबसे आदर्श विवाह किसे माना गया है? देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह या प्रजापति विवाह। तो ब्रह्म विवाह को सबसे आदर्श विवाह माना गया है। इसके बाद अगर हम आर्ष विवाह की अगर बात करें दोस्तों, तो आर्ष विवाह के अंदर लड़की के जो माता पिता होते हैं वो दो, मतलब एक जोड़ी बैल या गाय या गोवंश कुछ भी देकर और अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। तो इस हिसाब से आर्ष विवाह के अंदर दहेज प्रथा का स्वरूप देखने को मिलता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य के अंदर है? तो कामाख्या माता का मंदिर किस राज्य के अंदर स्थित देख लेते हैं। ओडिशा, राजस्थान, असम या मेघालय। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है दोस्तों। इसका राइट आंसर माना जाएगा असम को माना जाएगा। असम के अंदर कामाख्या माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू धर्म के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि। इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया है, जो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ें हमने समझाई है। योग का संबंध पतंजलि से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। न्याय का जैमिनी से नहीं है, वेदांत का बद्रायण से है। तो न्याय का संबंध दोस्तों गौतम ऋषि से संबंधित है। गौतम ऋषि से संबंधित है न्याय का, तो इस हिसाब से न्याय वाला गलत माना जाएगा। निम्नलिखित संस्कारों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम पूछा है दोस्तों, तो देख लेते हैं। सबसे पहले गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, पुंसवन या जात कर्म। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें अगर देखा जाएगा तो गर्भाधान को माना जाएगा, गर्भाधान माना जाएगा। फिर उसके बाद पुंसवन माना जाएगा। तो ये गर्भाधान, ये जन्म से पहले के संस्कार है दोस्तों। जन्म से पहले के संस्कार कौन कौन से देख लेते हैं। गर्भाधान पहले आएगा, फिर पुंसवन आएगा, फिर सीमांतोन्नयन आएगा, फिर जातक्रम आएगा। तो सबसे अंत में जातक्रम आएगा। तो इस हिसाब से हमारा आसा बादा, तो जातक्रम वाला सबसे लास्ट में आ रहा है। तो ये वाला आंसर हमारा राइट माना जाएगा। 16 संस्कार दिए गए हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है दोस्तों, देख लेते हैं। 16 फीट, 9 फीट, 20 फीट, 33 फीट। तो इसका राइट आंसर है 33 फीट। और मोहनजोदड़ो की अगर खोज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर स्थित है। बिंदुसार की सभा में आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? डायमेकस, एरियन, स्ट्रेबो या एलियन। तो दोस्तों एंटियोकस ने राजदूत बनाकर पहुंचाया था। किसको पहुंचाया था? डायमेकस को पहुंचाया था। और एरियन, स्ट्रेबो और एलियन ये सारे यूनानी इतिहासकार है। स्रोत सूत्र का संबंध किससे है दोस्तों? स्रोत सूत्र का संबंध किससे? गृह संस्कार से, यज्ञ से, हवन कुंड से या धर्म से। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा यज्ञ से स्रोत सूत्र का संबंध माना गया है। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुत्त पिटक के कितने निकाय है? तो सुत्त पिटक के कितने निकाय है दोस्तों? 3, 5, 4, 2। तो सुत्त पिटक के 5 निकाय है। ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक में सबसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इस हिसाब से 3 पिटकों में से सुत्त पिटक के निकाय पूछा गया है। तो सुत्त पिटक के 5 निकाय है। अगर हम बात करें सुत्त पिटक के 5 भागों की, तो सबसे पहले दीघ निकाय, फिर दीघ निकाय, फिर उसके बाद अंगुत्तर निकाय, उसके बाद संयुक्त निकाय, फिर मज्जिम निकाय और आखिरी में आएगा खुद्दक निकाय। तो इस हिसाब से 5 निकाय सुत्त पिटक के 5 भाग होते हैं। तो दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, मज्जिम निकाय और खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय के अंदर ही आपको जो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जो जातक कथा है उसके बारे में जानकारी खुद्दक निकाय के अंदर मिलती है। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गौड़ बहू की रचना किसने की थी? तो कलड़ ने,
वाकपति ने, बाणभट्ट ने या कौटिल्य ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा वाकपति ने इसकी रचना की थी, गौड़बहु की। और इसकी भाषा क्या थी दोस्तों? प्राकृति इसकी भाषा थी। वैदिक साहित्य में गद्य भाग के प्रत्येक अंक को क्या कहा जाता है? ऋचा, संहिता, साम या यजुस? तो इसका राइट आंसर माना जाएगा यजुस। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साम वेद में संपूर्ण मौलिक मंत्रों की संख्या कितनी है? तो संपूर्ण मौलिक मंत्रों की संख्या कितनी है? 1028, 1820, 6000 या 75? तो दोस्तों इसके जो मौलिक मंत्र है, जो मतलब इसी के मंत्र है, उसकी संख्या 75 है। बाकी के जितने भी मंत्र इसके अंदर है वो सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इसके जो मूल मंत्र है उसकी संख्या ओनली 75 है, और बाकी के जितने भी मंत्र हैं सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। वैदिक नदी वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? वितस्ता का आधुनिक नाम पूछा गया है दोस्तों, तो व्यास, रावी, झेलम या सिंधु? दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा झेलम नदी वितस्ता का वैदिक नाम है। और अगर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख देखने को मिलता है। और सबसे पवित्र नदी या नदी तमा नदी की अगर बात करें तो सरस्वती नदी को कहा गया है। सरस्वती नदी को नदी तमा या सबसे पवित्र नदी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे फिर से वही पूछा गया है, शासक और संबंधित राजवंश। तो देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज, जिसने त्रिविपक्षी संघर्ष की शुरुआत की थी। गैड़वाल शासक सोमेश्वर नहीं है। सोमेश्वर का संबंध दोस्तों चालुक्य वंश से है। इसके बाद परमार का परमार मुंज, ये सही दिया गया, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मुंज का परमार दिया गया है और वहाँ पे आपने देखा था कि मुंज का संबंध अलग दूसरे वंश से दिया गया था। चंदेल का मदन वर्मा, तो ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन हो गया है, मतलब एक ही पेपर के अंदर दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो इस हिसाब से गढ़वाल वंश का संबंध सोमेश्वर से नहीं है। उत्तर वैदिक काल का विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु कहलाते थे, मतलब घूम फिर कर जो शिक्षा देते थे उनको क्या कहते थे? होता, चरक, चरण या सूत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना गया है चरक। इसके बाद कौटिल्य के अनुसार संग्रहण के अंतर्गत कितने ग्राम होते थे? तो ये एक मौर्य काल की प्रशासनिक इकाई के रूप में माना जाता था दोस्तों। तो ग्राम, खरवटिक और संग्रह, इस हिसाब से लगभग 4-5 इकाइयाँ थी मौर्य प्रशासन के अंदर। तो कितने ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा गया? 10 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम या 100 ग्राम? तो 100 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अवंती का पड़ोसी जनपद कौन सा था? कंबोज, मगध, वत्स या अंग? तो अवंती का जो पड़ोसी जनपद था वो वत्स था। महाजनपदकालीन ये क्वेश्चन पूछा गया है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी देख लेते हैं। विंध्य पर्वत, सम्मेत पर्वत, खंडगिरी पर्वत या बराबर का पर्वत? तो सम्मेत पर्वत के ऊपर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि इनका क्रम कौन सा था। ये पहले भी क्वेश्चन में हमने बात की थी, तो आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है कि पार्श्वनाथ का क्रम कौन सा था। जैन धर्म के अनुसार कयोत्सगर क्या था? तो कयोत्सगर क्या था तो देख लेते हैं। ध्यान मुद्रा थी, भजन मुद्रा या श्रवण? तो दोस्तों ये मुद्रा थी जिसमें बाहुबली की जो मूर्ति बनी हुई है, श्रवण बेलगोला के अंदर जो बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है वो इसी मुद्रा के अंदर बनी हुई है। कयोत्स मुद्रा के अंदर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया गया है। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या मिलिंद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा कनिष्क के दरबार के अंदर, मतलब कनिष्क के राजवंश के अंदर कश्मीर के अंदर कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अशोक, नागार्जुन, आनंद या बुद्ध? तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति के अंदर ही जैन जो बौद्ध धर्म था उसके अंदर दो संप्रदाय की स्थापना हुई थी, एक हीनयान और एक महायान। तो दोस्तों महायान संप्रदाय की जो शाखा थी उसकी स्थापना का श्रेय नागार्जुन को दिया जाता था। और जिस शासक के समय इस चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, कनिष्क के समय
कनिष्क भी महायान शाखा का शासक था, मतलब महायान शाखा को फॉलो करता था। बिंबिसार ने किस स्थान पर नई राजधानी का निर्माण करवाया था? ग्रीवरज, राजगृह, चंपा या श्रावस्ती? तो राजगृह के अंदर बिंबिसार ने इस राजधानी का निर्माण करवाया था, मतलब राजधानी को यहाँ स्थापित की थी। पहले जो ग्रीवरज राजधानी थी उसको हटाकर राजगृह को बनवाया था, और राजगृह को राजधानी बिंबिसार ने बनवाया था, जैसे कि राजधानी बनवा दी। इस राजगृह के ऊपर 4 दीवारी का जो निर्माण करवाया था, किले का निर्माण करवाया था, वो अजात शत्रु ने करवाया था। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। फिर इस राजधानी के अंदर किले का निर्माण, यानी कि राजधानी के अंदर महल का निर्माण जो करवाया था वो उदयन ने करवाया था। तो इस हिसाब से राजधानी किसने बनाई? बिंबिसार ने। 4 दीवारी का निर्माण करवाया अजात शत्रु ने, और इसके अंदर महल का निर्माण करवाया उदयन ने। इसके बाद अगले की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, किस ग्रंथ के अंदर इसका उल्लेख मिलता है? भद्रबाहु चरित, अर्थशास्त्र, इंडिका या भगवती सूत्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा भद्रबाहु चरित। 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा था मौर्य वंश के काल में, 312 से लेकर तो 300 BC तक का अकाल पड़ा था, तो उसी समय अकाल के समय भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण में कर्नाटक में श्रवण बेलगोला चले गए थे, और इन्होंने ही धर्म इनका चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किया था। इसके बाद इन्हीं के ऊपर भद्रबाहु चरित इनके ऊपर रचना लिखी गई है, जो बाद में कनिष्क के समय इनकी रचना हुई थी। अश्वघोष ने भद्रबाहु चरित की रचना की थी। उसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म, मतलब जैन होने का, जैन धर्म स्वीकार करने का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कितनी जातियां निवास करती थी? 5, 6, 7, 8? तो दोस्तों इसके अंदर इन्होंने 7 वर्गों का विभाजन बताया था, मतलब भारत के अंदर 7 वर्ग के लोग रहते थे, जिसमें सबसे पहला वर्ग जो था दार्शनिक को बताया था, और सबसे अंतिम वर्ग जो बताया था वो पार्षद को बताया था। इस हिसाब से 7 वर्गों का विभाजन मेगास्थनीज ने किया था, और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया था। इसे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अशोक ने गौतम बुद्ध से संबंधित किस स्थान को कर मुक्त कर दिया था? तो ये देख लो, फिर से डबल से वही क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। सारनाथ, लुम्बिनी, कलिंग या सांची? तो लुम्बिनी के अंदर अशोक ने 1/6 से 1/8 कर दिया था, मतलब कर के अंदर 2% की कटौती कर दी थी, और भाग और बलि से ये मुक्त कर दिया था। अशोक के शिलालेख में एंटियोक कहाँ का शासक था? तो एंटियोक जो शासक था, यूनानी शासक के बारे में यहाँ पे पूछा गया। यवन, पितनकिक, इसिला या ताम्रपर्णी? तो यवन का शासक, यूनानी शासक एंटियोक सीरिया का शासक था दोस्तों। सीरिया का शासक कौन था? एंटियोक। अगर आपसे और क्लियर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सीरिया का शासक था एंटियोक। और बिंबिसार ने इसी के समय चिट्ठी लिखकर सूखी मेवे और मीठी शराब और एक दार्शनिक की मांग एंटियोकस से की थी, जिसमें एंटियोकस ने मीठी शराब और सूखे मेवे तो पहुंचा दिए थे, मगर दार्शनिक नहीं पहुंचाए थे। से अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मौर्य राजवंश का अंत किस शासक के साथ हुआ है? मतलब अंतिम शासक पूछा गया है। कुणाल, दशरथ, वृहद्रथ या सम्रपति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा वृहद्रथ की हत्या शिशुनाग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। अगर बात करें सम्रपति की दोस्तों, सम्रपति जो था ये जैन वंश का, जैन धर्म का पोषक था। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को स्थान जैन धर्म में आता है, उसी हिसाब से अशोक का स्थान बौद्ध धर्म के लिए आता है, उसी हिसाब से जैन धर्म में चंद्रगुप्त सम्प्रति का आता है, और सम्प्रति को मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मतलब सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। और दशरथ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दशरथ को आजीवक संप्रदाय का माना जाता है। दशरथ आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। और कुणाल की अगर बात करें दोस्तों, तो कुणाल जो था अशोक का पुत्र था, अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बना था। सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख किसमें मिलता है? नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख, अजंता का अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो नानाघाट अभिलेख के अंदर इस बात की जानकारी मिलती है। कनिष्क की कश्मीर विजय का उल्लेख किसके अंदर मिलता है? आरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख, राजतरंगिणी, पृथ्वीराज विजय? तो राजतरंगिणी जो कलड़ की राजतरंगिणी है उसके अंदर ही अशोक के कश्मीर विजय के बारे में जानकारी मिलती है। और
कनिष्क की कश्मीर विजय के बारे में जानकारी मिलती है, और राज तरंगिणी के अंदर ही अशोक के कश्मीर विजय की जानकारी भी मिलती है, और अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक कहा गया है। तो इसके अंदर दोनों की जानकारी मिलती है, कनिष्क की कश्मीर की भी और अशोक के कश्मीर की विजय की भी। कुषाण की मुद्राओं में किस धर्म के देवी देवताओं के चिन्ह नहीं मिलते हैं? तो 4 धर्म के देवी देवताओं की जानकारी इसके अंदर मिलती है, मगर किस धर्म की जानकारी नहीं मिलती है इसके अंदर पूछा गया। बौद्ध धर्म की मिलती है, शैव धर्म की मिलती है, ईरानी धर्म की मिलती है, और जैन धर्म की नहीं मिलती है। हिंदू धर्म की जानकारी इसके अंदर मिलती है। इस हिसाब से 4 धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है, जैन धर्म की जानकारी नहीं मिलती है। गांधार कला की विषय वस्तु क्या थी? गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय, फारसी, यूनानी या रोम? तो दोस्तों इसकी विषय वस्तु जो थी वो भारतीय थी, मगर इस कला पर प्रभाव किसका था? यूनानी कला का प्रभाव इसके अंदर देखने को मिलता है। इस और भारत गांधार कला के जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो काले स्लेटी पत्थरों के द्वारा हुआ है, और मथुरा कला की मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। और गांधार कला के अंदर सजावट और मोहकता को काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने परिश्रय दिया है। वाकाटक वंशी शासकों का वैवाहिक संबंध किस राजवंश से था? सातवाहन वंश से, मालवा से, नागों से या मगों से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा नाग वंश के जो शासक थे उसके अंदर वाकाटक वंश के शासकों ने संबंध बनाए थे। और अगर वाकाटक वंश के अगर राजा की अगर बात करें दोस्तों तो पृथ्वी सेन नहीं था दोस्तों, जो गौतमी था, गौतमी पुत्र वाकाटक वंश का जो शासक थे गौतमी, उन्होंने नाग वंश के शासक माधव नाग के से संबंध बनाया था, माधव नाग की पुत्री से संबंध बनाया था। गौतमी नाम के एक वाकाटक वंश के जो शासक थे उन्होंने नाग वंश के शासकों के साथ संबंध बनाए थे। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक हस्तिवर्मा कहाँ का शासक था? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 शासकों को हराया था। तो देख लेते हैं कहाँ का शासक का नाम हस्तिवर्मा था। कौशल, वेंगी, कोरल या सांची? तो दोस्तों वेंगी का शासक हस्तिवर्मा था, जिसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ राजवंश दिया गया, दूसरी तरफ इनके शासक दिए हैं। तो कुषाण वंश का जो शासक सही है ये पूछा है, तो कुषाण वंश का शासक नहीं था। गोंडोफंडीज जो था पहला वंश का शासक था। सातवाहन वंश का नहीं था। खारवेल जो था ये खारवेल वंश का जो चेदी वंश था उड़ीसा का उसका शासक था। मोकरी वंश का नहीं था, ये प्रवरसेन वाकाटक वंश के शासक थे। और डेमेट्रियस जो थे ये हिंदी वंश के शासक थे, तो ये सही माना जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही ये है, बाकी के ये तीनों गलत है। पुष्यमित्र का विरोध किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? पुष्यमित्र गुप्त की जातियों ने गुप्त वंश के शासन काल में भारत के अंदर आक्रमण किया था। तो इसका विरोध किसने किया था देख लेते हैं। चंद्रगुप्त, सिरुगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में पुष्यमित्र जाति ने आक्रमण किया था, और इसको हराने वाला शासक का नाम था स्कंदगुप्त ने इसको हराया था। इस जाति के हराने का काम स्कंदगुप्त ने किया था। मिलिंद पन्नों का लेखक? फिर से वापस से ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, देख सकते हो आप। और ये जो क्वेश्चन पेपर है एंसेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि एंसेंट हिस्ट्री विभाग की भर्ती हुई थी, तो उसके अंदर सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 200 क्वेश्चन वो सभी एंसेंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं। आपको ये लग रहा होगा कि पूरे क्वेश्चन एंसेंट हिस्ट्री से क्यों आ रहे हैं, तो ये जो भर्ती थी वो एंसेंट हिस्ट्री वालों की भर्ती थी, इस हिसाब से सारे क्वेश्चन एंसेंट हिस्ट्री के ही आएंगे। तो अगर आप बात करें इस क्वेश्चन की दोस्तों, नागार्जुन, नागसेन, अश्वघोष या हाल? तो नागसेन ने मिलिंद पन्नों की रचना की थी, और पाली भाषा का यह ग्रंथ है। और मिनांडर और नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुई है उसके बारे में जानकारी मिलती है। हर्ष को शकलोत्तर पतेश्वर या शकलोत्तर पतनाथ किस अभिलेख में कहा गया है? तो मगध अभिलेख, चालुक्य अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख या नालंदा के मोहर लेख? दोस्तों चालुक्य अभिलेख जो ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, उसके अंदर हर्षवर्धन को इतनी इज्जत दी गई है, और इतनी इज्जत देने के बाद कहा गया कि इस शासक को हमने हराया है। मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर उनको इज्जत परोसी है, और इज्जत परोसने के बाद उसमें लिखा है कि इस शासक को मैंने पराजित किया है। तो इसके बारे में जानकारी चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के अंदर जानकारी मिलती है। और ऐहोल अभिलेख के अगर लेखक की अगर बात करें दोस्तों, तो किसने इसको लिखवाया था? तो रवि कीर्ति ने लिखवाया था। रवि कीर्ति जैन धर्म के
मानने वाले थे। प्रतिहार सत्ता को कन्नौज में स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की हमने बात की थी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद जब अंतिम में प्रतिहार वंश के शासक ने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो कौन सा शासक था? हरिश्चंद्र नागभट्टद्वितीय, मिहिर भोज या वत्सराज? तो दोस्तों मिहिर नागभट्टद्वितीय ने सर्वप्रथम कन्नौज पर शासन स्थापित किया था और अपनी राजधानी बनाई थी। फिर उसके बाद जाके मिहिर भोज के समय जाके ये परमानेंट हो जाते हैं। घेड़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है दोस्तों? देख लेते हैं। हरिचंद्र, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र या जयचंद्र? दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा गोविंद चंद्र घेड़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक है। और इसके मनेर अभिलेख के अंदर तुरुस्क दंड नामक कर के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तुरुस्क कर दंड क्या कौन सा कर था? तो इसने मुस्लिमों के ऊपर, जिस तरीके से मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया था, तो इसी हिसाब से गोविंद चंद घेड़वाल ने तुरुस्क दंड नामक कर लगाया था मुस्लिम के ऊपर। जो राज्य के अंदर मुस्लिम निवास कर रहे थे उनसे तुरुस्क दंड नामक कर वसूल किया था। और इस कर को किसने बंद कर दिया था? तो जयचंद ने जाकर इस कर को बंद कर दिया था, मतलब इस कर को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चैमान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? तो चैमान वंश के शासकों ने अजमेर को किसने बसाया था? अजय राज, अर्णराज, पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंद राज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। कलचुरी शासक गंगेदेव के पिता का क्या नाम था? तो देख लेते हैं। शंकरगण, कुक्कल द्वितीय, लक्ष्मीकर्ण या युवराज देव? तो दोस्तों कुक्कल द्वितीय कलचुरी शासक गंगेदेव के पिता का नाम था। और गंगेदेव ने मध्य भारत के अंदर सोने की मुद्रा चलाई थी गुप्तों के पश्चात, और जिसके ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी की मुद्रा का अंकन था। और युवराज देव के संबंध में आता है कि राजशेखर ने युवराज देव के कलचुरी शासक युवराज प्रथम के दरबार में आए थे। पाल शासक धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो पाल वंश के शासकों के बारे में जानकारी पूछी गई है दोस्तों। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध, शैव, जैन, वैष्णव? तो पाल शासक का जो संस्थापक माना जाता है धर्मपाल, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यहाँ तक कि पाल वंश के जितने भी शासक थे इन सभी शासकों का धर्म बौद्ध धर्म ही था। और भारत के अंदर बंगाल वाला जो इलाका था उसके ऊपर राज पाल वंश के शासकों ने किया था। मेगास्थनीज ने क्षत्रियो को क्या कहा है? तो क्षत्रियो को क्या कहा है दोस्तों? राजा, सैनिक, पांचवी जाति या द्वितीय वर्ण? तो सैनिक के बारे में क्षत्रिय कहा है, तो मतलब सैनिकों के लिए क्षत्रिय वर्ण का यूज मेगास्थनीज ने किया है। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गोपालन किसकी वृत्ति को माना गया है? मतलब गोपालन यानी कि गौ माता को पालना, यानी कि मवेशियों को पालना किसके कार्य था? क्षत्रिय, शूद्र, द्विज या वेश्य? तो वेश्यों का कार्य था गोपालन का। स्मृतिकारों में किस विवाह को अत्यंत निषिद्ध कहा है? तो मतलब अत्यंत निषिद्ध यानी कि सबसे बुरा कौन सा विवाह को कहा है? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, सहजती विवाह या संगोत्र विवाह? जो सब संगोत्र विवाह का मतलब एक ही गोत्र के लोग जब विवाह कर लेते हैं तो उसको सबसे निषिद्ध कहा है। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में किस विवाह को अनैतिक माना गया है? तो अनैतिक विवाह किसको माना गया है? देव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह या प्रजापत्य विवाह? तो असुर विवाह जिसमें लड़की को किडनैप करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता है तो इसको अनैतिक विवाह कहा गया है। आर्ष विवाह के बारे में हमने बता ही दिया है दोस्तों, जिसके अंदर 2 जोड़ी बेल देकर कन्या को विदा कर दिया जाता है माता पिता के द्वारा, उसको आर्ष विवाह कहा जाता है। और प्रजापत्य विवाह अगर माना जाएगा तो प्रजापत्य विवाह राजी खुशी के साथ जो विवाह होता है उसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे माना गया है? तो देव विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, देख सकते हो आप, एक ही एग्जाम के अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल रहे हैं। एक अभिलेख निम्नलिखित में किसे राजर्षि कहा गया है? तो राजर्षि किसे कहा गया है दोस्तों? खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसी के अंदर खारवेल को राजर्षि कहा गया है। और महाराज, किसी राजा को महाराज कहने का या महाराज की उपाधि का प्राचीनतम अभिलेख अगर आपसे पूछा जाए तो प्राचीनतम अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख को कहा जाता है। और इसका शासनकाल कहाँ था दोस्तों? उड़ीसा के अंदर खारवेल का शासन और राजपाट था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस विद्या में नारद को लज्जित करने की बात कहा गई है? जनसंचार, गंधर्व, ज्योतिष या आयुर्वेद? तो गंधर्व विद्या यानी कि गायन की विद्या के अंदर नारद को लज्जित करने की बात कहा गई है। समुद्रगुप्त को गायन वाला कहा गया है तो और नारद को लज्जित कर दिया, इस हिसाब से ये पंक्तियाँ समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अंदर लिखी गई है।
और प्रयाग प्रशस्ति के अगर लेखक की अगर बात करें तो हरिसेन को लेखक माना जाता है। और इसको उत्कीर्ण किसने करवाया था दोस्तों? तो तिलक भट्ट नाम के एक उत्कीर्णकर्ता ने प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया था। और इसके अंदर किन किन लोगों की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद इसके अंदर समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद अंत में जहांगीर का लेख इसके अंदर मिलता है। तो 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और कुछ लाइनें इसके अंदर बीरबल की भी मिलती है। तो इस हिसाब से इतने लोगों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर मिलती है। सातवान वंशी शासकों के सभी अभिलेख किस भाषा में है? तो अभिलेखों की भाषा पूछी गई है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या मराठी। तो दोस्तों प्राकृत भाषा के अंदर सारे सातवान वंश के जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं सभी प्राकृत भाषा के अभिलेख माने गए हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र के अमात्य का नाम किया गया है। तो सुदर्शन झील के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया गया है। तो पुष्यगुप्त, तुषास्प, सुविशाख या चष्टन। तो सुविशाख को रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के समय माना गया है। और पुष्यगुप्त वेश की अगर बात करें दोस्तों तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये सौराष्ट्र का गवर्नर था। तुषास्प की अगर बात करें दोस्तों तो तुषास्प अशोक के समय यहाँ का गवर्नर था। और सुविशाख रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख के समय था। और स्कंदगुप्त के समय दोस्तों यहाँ का जो गवर्नर था वो पर्णदत्त था। और इन्होंने तीनों चारों का नाम सुदर्शन झील के साथ जुड़ा हुआ है। कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करें दोस्तों तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जिसको संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। और ये गद्य और पद्य यानी कि चंपू शैली के अंदर ये अभिलेख लिखा हुआ है। और इसी अभिलेख के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जूनागढ़ अभिलेख के अंदर ही एकमात्र अभिलेख है जिसके अंदर अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम एक साथ देखने को मिलता है। वैष्णव धर्म का प्रथम संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? तो वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी किस में मिलती है? अष्टाध्याय, अर्थशास्त्र, अग्निपुराण या मनुस्मृति। तो इसका अष्टाध्याय के अंदर प्रथम जानकारी मिलती है। किस देव पूजा का संबंध शकदीपी यानी ईशान के साथ किया जाता है? शिव, सूर्य, भागवत या मैत्रेय। तो सूर्य का संबंध ईशान से किया जाता है। इसके बाद अट्टकथा नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो अट्टकथा का संबंध किससे है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो अट्टकथा का संबंध दोस्तों जैन धर्म से बौद्ध धर्म से माना जाता है। और जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक के ऊपर जो भाष्य लिखे गए हैं उन्हीं को अट्टकथा कहा गया है। नापतोल का प्रारंभ भारत में कब से हुआ है? तो नवप्रस्तर युग, 16 महाजनपद, सिंधु सभ्यता या मौर्य काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा सिंधु सभ्यता से नाप तोल का प्रारंभ माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो और लोथल से कई सारे बटखरे का प्राप्त हुआ है जिनको 16 का गुणज में बटखरे मिले हैं। तो इस हिसाब से सिंधु सभ्यता से ही नाप तोल का प्रारंभ हो गया था। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल किसे माना जाता है? तो राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने का काल किसे माना गया? वैदिक काल को, सिंधु सभ्यता, गुप्त काल को या मौर्य काल को। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा मौर्य काल को। अर्थव्यवस्था राज्य के द्वारा नियंत्रित की जाती थी, मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी काम थे सभी पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। तंसुली नहर बनाकर सिंचाई करने का उल्लेख किस अभिलेख के अंदर मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा अभिलेख, भीतरी अभिलेख या बांसखड़ा अभिलेख। तो दोस्तों इसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख के अंदर मिलता है। अगर हम बात करें तंसुली नहर की तो इसका निर्माण घनानंद ने करवाया था, जो नंद वंश का संस्थापक था। उसने जब महापद्मनंद ने इसका निर्माण करवाया था तंसुली नहर का उड़ीसा के अंदर। और इस नहर का विस्तार खारवेल ने करवाया था, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख के अंदर मिलता है। चोलकालीन कला में किसे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिमा के रूप में माना गया है? कल्याण सुंदर, उमा महेश्वर, वीणाधर या नटराज। तो दोस्तों नटराज मूर्ति को चोल काल के अंदर सबसे ज़्यादा माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। युद्ध का देवता किसे माना जाता है? तो युद्ध का देवता मतलब किसे माना गया है? कार्तिकेय, गणेश, कुबेर या अग्नि। तो दोस्तों कार्तिकेय और इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। यह वैदिककालीन शब्दावली से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह घोषणा किसने की थी कि जो व्यक्ति बुद्ध का स्वागत करेगा उस पर 500 करसापण का दंड लगाया जाएगा? मल्लों ने, शाक्यों ने,
मगध नरेश अजातशत्रु ने, वत्सराज उदयन ने। तो वत्सराज उदयन ने यह घोषणा की थी कि जो भी इंसान बुद्ध का स्वागत करेगा उसको 500 करसापड़ का दंड लगाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मंदिर में कथात्मक अंकन का विषय वस्तु होता है। मंदिरों में जो कथात्मक का अंकन होता है दोस्तों, बहुत सारे मंदिरों के अंदर इनका अंकन देखने को मिलता है। तो लोक कथाओं का अंकन होता है, या नृत्य संगीत का अंकन होता है, रामायण महाभारत का होता है, राजा रानी का होता है। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा रामायण और महाभारत का अंकन देखने को मिलता है। जैसे कि देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर और कई सारे मंदिरों के अंदर रामायण और महाभारत का अंकन देखने को मिलता है। प्रतिहारकालीन प्रमुख कला का केंद्र कौन सा था? तो प्रतिहारकालीन कला का केंद्र पूछा गया ओसिया, खजुराहो, देवगढ़ या सारनाथ। ओसिया को प्रतिहारकालीन प्रमुख कला का केंद्र माना जाता है। बटेश्वर महादेव मंदिर निम्न में मंदिर किसके काल में निर्मित हुआ था? कलचुरी, चौहान, घेड़वाल या प्रतिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर माना जाएगा प्रतिहार वंश के शासनकाल में बटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ढाल कला शैली में किस देवता की प्रतिमा प्रदानता हुई है? तो बुद्ध, शिव, जैन या सूर्य। तो इसका राइट आंसर है शिव का सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण ढाल कला शैली के अंदर देखने को मिलती है और यह कलचुरी वंश से संबंधित मानी गई है। भेड़ाघाट की 64 योगिनी मंदिर की प्रतिमाएं किस शताब्दी की मानी गई है? तो भेड़ाघाट से संबंधित जो 64 योगिनी का मंदिर है, इससे भी 2 क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिला है। 8वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी। इसका राइट आंसर है 10वीं शताब्दी। परमार शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र किसे माना गया है? तो परमार शैली का किसे माना गया है दोस्तों? दसपुर, उदयपुर, अर्थुणा या नरेसर। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा उदयपुर को परमार शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। अभिलिखित वाग्देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? वाग्देवी यानी कि सरस्वती की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? भानपुरा, धार, उज्जैन या भोजपुर। तो दोस्तों धार से ये प्राप्त हुई है, जहाँ भोज परमार ने इस प्रतिमा का निर्माण करवाया था। सांची के मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का आकार कैसा है? वृत्ताकार, चापाकार, वर्गाकार या आयताकार। तो वर्गाकार था दोस्तों। वर्गाकार मतलब इस तरीके का गर्भगृह था और प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के अंदर प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, तो सांची का मंदिर क्रमांक 17 को भारत का प्राचीनतम मंदिर माना जाता है, जो वर्गाकार है। इसके ऊपर शिखर वगैरह भी नहीं देखने को मिलता है। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नंदी देवी का अंकन कब से प्रारंभ हुआ है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, परमार काल से, चंदेल काल से। तो दोस्तों गुप्त काल से मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नदी देवी यानी कि गंगा यमुना का अंकन देखने को मिलता है। तिगवा का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 64 योगिनी, चितवारी, दुर्गा या कंकाली देवी के नाम से। दोस्तों तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो कंकाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है और ये गुप्तकालीन मंदिर माना जाता है। भूमरा का शिव मंदिर किसके लिए बना हुआ है? मतलब कि शिव मंदिर किससे बना है? प्रस्तर से, ईंटों से, काष्ठ से, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ईंटों से बना, पत्थर से बना हुआ है ये भूमरा का शिव मंदिर। विश्व धरोहर स्थल सांची के बौद्ध स्मारकों को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या नाम दिया गया? तो मतलब सांची का नाम पूछा गया कि प्राचीन नाम क्या था? ककड़ाव, चैत्यगिरी, काकनाडबाद, श्री महाविहार या ग्रीवरज। तो काकनाडबाद बोर्ड इसको सांची को कहा जाता है। देवगढ़ मंदिर को कितने द्वार शाख है? 5, 7, 3, 2। तो दोस्तों 5 द्वार देवगढ़ के मंदिर के अंदर मिलते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता या त्रसला। तो दोस्तों चंदना जो थी महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान रानी थी। प्रधान मतलब प्रधान थी, भिक्षुणी संघ की जो प्रधान बनी थी वो चंदना थी। इस हिसाब से हमने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है दोस्तों। कुल मिला के 200 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो हमारा एंसेंट हिस्ट्री का पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश 2018, उसके सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है वो कमेंट्स करके ज़रूर उसका आंसर दें। काफ़ी कम लोग कमेंट्स करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, कमेंट ज़रूर करें।
और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर जो हमारी हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था, ये तो हमने एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, मगर अगले पार्ट के अंदर हम हिस्ट्री का जो पेपर था मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके ऊपर भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर लेकर आई जाती है, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। और जितने भी जो भी वीडियो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं उनको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।